इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले अगर आपको नहीं आता है प्राइम फैक्टराइजेशन तो आप हमारी ये वीडियोस देख सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जल्दी जाकर देख लो, नहीं तो फिर बोलोगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन क्या हो रहा है। वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NH रहमान में। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th NCERT मैथ्स से रिलेटेड चैप्टर नंबर 1, वो है रियल नंबर, तो है नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर हो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर आते हैं होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर उसके बाद आते हैं रेशनल नंबर, फिर आते हैं रेशनल नंबर, फिर आते हैं इर्रेशनल नंबर, उसके बाद आते हैं इंटीजर्स। अब इस तरह से ये सारे के सारे नंबर्स आ चुके हैं। तो अब आप बोलोगे इन सब में सर रियल नंबर कहाँ आया? तो बच्चों मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो नंबर्स आप देख रहे हो ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। कुछ समझ में नहीं आया? अभी तो आप कह रहे हो सर सब नेचुरल है, कोई होल है, कोई कुछ है, तो अब ये रियल नंबर कहाँ से आया? तो देखो मैं शुरू से बताता हूँ दोबारा से। रियल नंबर दो तरीके के होते हैं, एक होता है रेशनल, एक होता है इर्रेशनल। रेशनल इर्रेशनल नंबर्स के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ के आए हो। कौन सी क्लास में भला? अभी क्लास 9th में ही पढ़ के आए हो। फर्स्ट चैप्टर आपका क्लास 9th में रेशनल इर्रेशनल नंबर पर ही था, नंबर सिस्टम वाला। सो जो इरेशनल और इरेशनल दो तरह के ये नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स में अगर हम देखें तो रेशनल नंबर में हमें और भी नंबर्स इनकी कैटेगरी मिल जाती है। जैसे रेशनल नंबर से हम लोग इंटीजर्स समझ सकते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर्स अब कभी कभी आप देख लेते हो कि रेशनल नंबर्स कभी कभी नेगेटिव भी शो हो जाते हैं, ठीक है। इंटीजर्स से ही मिलके बना है हमारे होल नंबर, होल नंबर से मिलके बने हैं हमारे नेचुरल नंबर। इस टाइप से ये सारी सीरीज़ आ गई है। तो दोबारा से वही सारे नंबर्स दिखा देता हूँ कि कौन से 0 1 2 3 से शुरू हो रहे हैं, और वो सारे नंबर्स इसमें इंक्लूड होते हैं, यानी रियल नंबर्स में। तो जितने भी टोटल नंबर्स हम लोग देखते हैं वो सब रियल। तो क्या चैप्टर ख़त्म हुआ यहीं तक? नहीं बाबा ना, अभी तो चैप्टर की शुरुआत है। अभी एक्सरसाइजेस भी करनी है, बहुत सारे क्वेश्चन भी करने हैं, बहुत सारी चीज़ें भी समझनी है। तो स्टूडेंट्स अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 में। तो एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। मतलब थोड़ी देर पहले ही, कुछ मिनट पहले ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इसी वीडियो में कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशन आपको थोड़ा सा मैंने रिपीट करवा दिया। सो हमें ये बोला है कि यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स गिवन हैं। जैसे पहला नंबर मुझे 140 गिवन है, तो मुझे जो है इसके प्रोडक्ट्स बनाने हैं, वो भी प्राइम नंबर्स के फॉर्म में, और इसके फैक्टर्स निकालने हैं। सो मैं 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन लेना शुरू कर देता हूँ। तो 140 का जैसे ही हम प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे तो 2, तो यहाँ पर लास्ट में 0 आ रहा है। तो 2 के टेबल में आपको पता होगा जिसके लास्ट में 2 4 6 8 0 आता है, वो सारे के सारे नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ। अब 2 7 से होता है 14, तो यहाँ पर 2 ये कट गया। अब लास्ट में फिर दोबारा से 0 आ रहा है, तो मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ? तो दोबारा 2 से अगर मैं कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कर लेते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। सो आप लोग देख रहे होंगे बराबर में मैंने रफ में भी यहाँ पे अलग से किया हुआ है कि कैसे 70 को 2 से मैंने डिवाइड कर दिया। अब ये 35 मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद आगे करते हैं। अब यहाँ पर लास्ट में 5 आ रहा है, तो 5 किसके टेबल में आता है भैया? 35 जिसके लास्ट में 5 आ जाए, तो 0 और 5 जिसके लास्ट में आ जाए वो सब 5 से डिवाइड हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 5 7 ज़ा 35, और 7 किसी के टेबल में नहीं आता, 7 1 ज़ा 7। सो 140 के प्राइम फैक्टर्स आ सकते हैं 2 2 5 7। ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं। अब आ सकते हैं हम सेकंड पार्ट पे। तो जल्दी से सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, वो है 156। सो 156 को स्टार्ट कर देते हैं हम करना। सो देखो लास्ट में 6 आ रहा है, तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। सो 2 6 ज़ा 12 होता है, 2 7 ज़ा 14 होता है, और 2 8 ज़ा 16 होता है। आप लोग देख सकते हो ऐसे में 78 कैसे बनाएंगे। अब लास्ट में 8 आ रहा है, तो 2 से दोबारा हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 3 ज़ा 6, और 2 9 ज़ा 18। अब दोबारा लास्ट में 39 में 9 आ रहा है, तो अब 2 4 6 8 के 0 के हिसाब से 2 के टेबल में 9 वाला नंबर तो नहीं है,
तो किसके टेबल में है? तो भैया अगर आप 3 से डिवाइड करके देख लो, तो 3 से अगर हम डिवाइड करें 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब 13 नंबर बच चुका है। 13 किसी के भी टेबल में नहीं आता, तो 13 1 जा 13 और ये सब खत्म हो चुका है। अब आ जाते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पे, तो वो है 3825। अब लास्ट में 5 आ रहा है। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं डायरेक्टली पहले 5 से ही डिवाइड कर दूं, तो शायद मेरा नंबर सही चल जाए। तो मैं 5 से डिवाइड कर लेता हूं। तो 5 7 जा 35 होता है बच्चों। 32 ऐसे आ गया, और फिर इसके बाद 5 6 जा 30 मैंने चलाया, और यहाँ पर 25, तो 5 5 जा 25 आ गया। अब 765, तो 5 लास्ट में आ रहा है, दोबारा 5 से डिवाइड कर सकता हूँ। 5 1 जा 5, और ये 26 आ गया। 5 5 जा 25, 5 6 जा 15, यहाँ तक के ख़त्म हुआ। अब मैं किस नंबर से चलाऊँ? तो 1 5 और 3, इनको अगर मैं तीनों को प्लस करता हूँ तो मेरा आंसर 9 आता है, और 9 जो है 3 के टेबल में आता है। तो 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3। अब 51 आ चुका है क्या? 51 भी 3 के टेबल में आता है। 5 + 1 करके देख लो तो 6 आ रहा है, और 6 3 के टेबल में आता है। अब क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर 51 आ रहा है, तो 51 जो है किससे डिवाइड हो सकता है भाई? मैंने बता दिया आपको 3 से। तो 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21। अब आया 17। 17 किसी के टेबल में नहीं आता बच्चों, तो हम यहाँ 17 1 जा 17 चला लेंगे। तो 3825 के जो फैक्टर्स आ गए हैं वो है 5 × 5, 3 × 3 × 17। तो ये सब इसके फैक्टर्स आ चुके हैं। आ जाते हैं हम एक और क्वेश्चन में, वो है 5005। सो लास्ट में 5 आ रहा है। फिर दोबारा मेरे मन में लड्डू फूटा है कि इसको तो मैं 5 से ही डिवाइड करूँगा। तो 5 1 जा 5, 0 एज इट इज़, 5 1 जा 5। अब आ चुका है मेरा 1001। अब ये किससे डिवाइड होगा? ये तो बड़ी कठिनाई वाली बात आ गई, क्योंकि 1001 जो है ना तो 2 के टेबल में आता है, ना ही 3 के टेबल में इसके आने के असर है। तो ये किससे डिवाइड होगा? ये तो बड़ी कठिनाई वाली बात हो गई। तो घबराइए मत, हम इसको 7 से डिवाइड कर लेते हैं। सो 7 से डिवाइड जैसे ही करेंगे हम, तो देखिए मैंने कैसे डिवाइड किया। तो ये आ गया 143, और 143 हमने चला लिया। अब 143 को कैसे डिवाइड करेंगे हम भला? तो इसको अगर हम 11 से डिवाइड करके देखें, तो 11 1 जा 11, और 11 3 जा 33। तो लो भाई 13 आ गया, और 13 किसी के नंबर में नहीं आता। 13 किसी के टेबल में नहीं आता बच्चों, वो खुद प्राइम नंबर है। 13 1 जा 13 चला लेंगे, बात यहाँ तक ख़त्म हो चुकी है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट और लास्ट पार्ट में, वह है इसका 7429। अब 7429 देखकर मुझे बड़ी गंभीरता हो रही है कि ये 2 से तो डिवाइड नहीं होने वाला। और अगर मैं 7 + 4 + 2 + 9 करता हूँ, तो मेरा आंसर 11 2 13 13 और 19, तो ये मेरा 22 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये 3 से डिवाइड होने वाला नहीं है। तो ये किससे डिवाइड हो सकता है? थोड़ी सी मोटी बुद्धि आप भी चलाइए, थोड़ा सा माइंड आप लोग भी चलाइए। तो ये किससे डिवाइड हो सकता है? क्या 7 से डिवाइड हो सकता है ये? तो 7 से हम लोग एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं। नहीं, ये 7 से डिवाइड नहीं हो पाया, रिमाइंडर 0 नहीं हो पाया। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये 7 से भी डिवाइड नहीं हो सकता। फिर ये किससे डिवाइड हो सकता है? तो शायद ये 13 से डिवाइड हो सकता है। तो करके देख लेते हैं। नहीं, ये 13 से भी डिवाइड नहीं हो पाया, रिमाइंडर 0 नहीं आ पाया। तो और 13 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 13 के बाद प्राइम नंबर आता है 17। तो 17 से हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं। ये इस तरह से, तो 17 4 जा 17, ठीक है। अब ये सब करने के बाद मेरा 17 से तो चलो ये शुक्र है ऊपर वाले का डिवाइड हो चुका है। 17 से डिवाइड होने के बाद ये आ चुका है 437। अब 437 आ चुका है। तो भैया इतने नंबर से मैंने करके देख लिया प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी तक जितने भी प्राइम नंबर्स लिए उनसे डिवाइड नहीं हो पाया, बट 17 से हो गया। तो जो भी नंबर आएगा आगे का वो 17 के बाद का होगा। तो 17 से ये अगर हम 437 डिवाइड करके देख लें तो शायद डिवाइड हो जाए, लेकिन ये नहीं हो पाया। तो यहाँ रिमाइंडर नहीं बच पाया। तो फिर 17 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? वो आता है 19। तो 19 से करके देख लेते हैं।
19 से करने के बाद मेरा ये आता है 19 टू सा, सो ये जो प्राइम नंबर बचता है ये बचता है 23, और 23 किसी भी टेबल में नहीं आता, तो 23 वन ज़ा 23 होता है। और यहाँ तक कि जो क्वेश्चन है वो सब फाइनल हुआ, तो मैं कह सकता हूँ 17, 19 और 23 ही इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं। सो हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा सॉल्व हो चुका है। अब आप लोग इसको नोट कर सकते हैं और अपनी अपनी नोटबुक्स में कंप्लीट कर लें। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास 10th NCERT मैथ्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से। लेकिन पहले आपको मैं एक फॉर्मूला बताना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले आपको ये एक फॉर्मूला बताना चाहूँगा। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको ये क्वेश्चंस ये जब भी आएंगे जब ये फॉर्मूला आपको पता होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो है आप देख सकते हो, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। तो मतलब LCM अगर किसी दो नंबर्स का हम मल्टीप्लाई करते हैं उन दो नंबर्स के HCF से, सो हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आ जाएगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर मैं LCM लेता हूँ A और B का तो वो मेरा C आ रहा है, और अगर मैं HCF ले रहा हूँ A और B का तो वो D आ रहा है। तो इनका LCM और HCF की मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगा तो जो इनका एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन होगा A और B का, ये दोनों इक्वल आएंगे। कुछ समझ में आया अभी भी आपको? अगर नहीं आया तो एक और मैं ट्रिक बताता हूँ। देखो LCM 9 और 6 का 18 होता है, तो आप देख सकते हो मैंने LCM पूरा किया, LCM मेरा 18 आ रहा है, और HCF इनका 3 होता है। अब देखिए इनके LCM और HCF की मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 18 इंटू 3, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के ये इक्वल होता है, यानी 9 इंटू 6, तो 18 3 ज़ा भी 54 होता है और 9 6 ज़ा भी 54 होता है। तो ये क्या देख रहे हो आप, दोनों तरफ जो है वो नंबर्स सेम आ रहे हैं। तो इसी तरह से ये जो पूरे की पूरी क्वेश्चंस हैं इसी तरह से ये होंगे। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिए, उस पर नज़र देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम लोग चलते हैं क्लास 10th NCERT मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन हमें बोल रहा है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो मैंने जो है अभी अभी आपको ये फॉर्मूला पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है, और साथ में हमें ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें कुछ इंटीजर्स नंबर्स गिवन है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हो आप, फर्स्ट पार्ट वो है 26 एंड 91। तो इस तरह से कोई कुछ हमें इंटीजर्स गिवन है और हमें इस फॉर्मूले में रखकर हमें उन्हें वेरीफाई करना है। तो हम उसको करेंगे कैसे, अब आप ज़रा ये देखिए। सो हम क्या करते हैं, पहले इनका LCM लेते हैं। तो LCM ऑफ 26 एंड 91 वो क्या आएगा, तो मैं 26 और 91 को दोनों को लिख देता हूँ। अब मैं ये नोट कर रहा हूँ कि 26 और 91 दोनों 13 के टेबल में आते हैं, 13 2 ज़ा और 13 7 ज़ा। अब ये सब देखने के बाद अब मैं आगे कर सकता हूँ कि 2 1 ज़ा 2 और 7 1 ज़ा 7। तो बच्चों आप लोगों को पता ही होगा 2 और 7 प्राइम नंबर होते हैं, तो मैंने एज इट इज़ ही रख दिया। आगे अब हम इनका LCM निकाल लेते हैं। तो LCM जो आएगा, LCM ऑफ 26 एंड 91 इज़ 13 इंटू 2 इंटू 7। तो इन सब की मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगा तो वो मेरा 182 आएगा। आगे मैं करता हूँ HCF ऑफ 26 एंड 91। तो जब मैं HCF करता हूँ 26 और 91 का, तो 26 का और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से मैं कर रहा हूँ। सो 26 का पहले कर लेता हूँ, तो 2 इंटू 13 होता है 26, और 13 1 ज़ा 13 होता है। अब जैसे आपने देखा था कि यहाँ पे 91 की प्लेस पे 7 आ रहा था, तो मैं 7 से ही डिवाइड कर लेता हूँ पहले। तो 7 1 ज़ा 7 और 7 3 ज़ा 21, और ये 13 1 ज़ा 13 होता है। अब आपको याद होगा जब हम HCF लेते हैं तो दोनों के फैक्टर्स ये जो आते हैं इनको लिख देते हैं, और फैक्टर्स में जो भी इनका कॉमन आता है नंबर वो इसका HCF होता है। तो यहाँ 13 कॉमन नंबर आ रहा है, तो हमने लिख देते हैं HCF इज़ 13। अब हम इस फॉर्मूले को वेरीफाई करते हैं। तो LCM जो था वो मेरा 182 था, और जो HCF था वो मेरा 13 था, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर 26 और 91 है, तो 26 मल्टीप्लाई बाय 91 रख देते हैं। अब बच्चों अगर 182 की मल्टीप्लाई मैं 13 से करता हूँ तो वो मेरा आता है 2366, और अगर 26 की मल्टीप्लाई में 91 से करता हूँ तो भी वो मेरा 2366 आता है। इसका मतलब ये है कि ये फॉर्मूला वाकई काम करता है। तो हम लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर सेकंड क्वेश्चन
आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, हम लोग चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर। सो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। तो जो सेकंड पार्ट है वो है 510 एंड 92। अब एलसीएम ले लेते हैं हम 510 और 92 का। तो जब हम एलसीएम लेते हैं तो ये देख रहा हूँ मैं कि दोनों के लास्ट में यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 2, तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है। तो 510 को जब मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो आता है मेरा आंसर 255, और अगर मैं 92 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो आता है 46। अब आगे करते हैं। अब बच्चों, क्योंकि यहाँ पर अब 5 आ चुका है तो ये 2 के से तो डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 46 के लास्ट में 6 आ रहा है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। अब ऐसे नंबर्स मेरे पास आ गए, जैसे ये है 255 और ये है 23। तो ये दोनों नंबर अब किसी भी तरह करके 2 से तो डिवाइड नहीं होने वाले। 23 एक अपने आप में एक प्राइम नंबर होता है। तो 255 जो है, अगर मैं इनको प्लस करता हूँ, 2 + 5 + 5 करता हूँ, तो वो मेरा 9 आता है, सॉरी 12 आता है, और 12 नंबर 3 के टेबल में आता है। ये चीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि जब भी हमें ये देखना हो कि 3 से कोई नंबर डिवाइड हो सकता है कि नहीं, तो उस नंबर को हम प्लस करके देखते हैं, और अगर ऐसा कोई नंबर बनता है जो कि 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 के टेबल में आता है, तो यानी ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। सो हम करके देख लेते हैं। 3 8 ज़ा 24 और 3 5 ज़ा 15। अब आ चुका है 85। तो बच्चों, अगर 8 + 5 करता हूँ तो वो 13 आता है, और 13 जो होता है वो 3 के टेबल में नहीं आता, तो हम डायरेक्ट 5 से चला लेते हैं। मैंने आपको ये भी बात बताई थी, जिसके लास्ट में 0 और 5 आता है वो सब नंबर 5 से ही डिवाइड होते हैं। सो 5 1 ज़ा 5 और 5 7 ज़ा 35। तो ये 17 आ चुका है। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि 17 भी एक प्राइम नंबर है और 23 भी एक प्राइम नंबर है। तो 17 1 ज़ा 17 चला देंगे, 23 एज इट इज़, और आगे करते हैं तो 23 1 ज़ा 23 चला देंगे। तो हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं इन सबको रख देंगे, और हमारा जो एलसीएम निकलेगा इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद वो निकलेगा हमारा 4692। सो ये मेरा एक फैक्टर आ चुका है। अब आप लोग इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं एचसीएफ की ओर, क्योंकि ये इतना बड़ा एलसीएम ले लिया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ताकि एचसीएफ नेक्स्ट लेयर में हम कर सकते हैं। ताकि याद रहे कि हमारा एलसीएम क्या रहा है तो मैं यहाँ पर पहले से एलसीएम को मेंशन किए हुए हूँ। हम आगे बढ़ते हैं एचसीएफ की ओर। तो 510 और 92 का जब हम एचसीएफ लेते हैं तो वो क्या आएगा, पहले मैं 510 का फैक्टराइजेशन कर देता हूँ। तो जैसे वहाँ पर एलसीएम लेने पर 2 से डिवाइड जब मैंने किया था तो वो 255 आ रहा था, और 3 से डिवाइड किया था तो ये 85 आ रहा था, फिर मैंने 5 से डिवाइड किया था तो ये 17 आ रहा था। तो 17 1 ज़ा 17। इसका मतलब ये तो समझ गए कि अगर आपको एलसीएम आता है तो एचसीएफ भी इजीली आ सकता है। तो अब यहाँ 92 पे आ जाते हैं। तो बच्चों, वहाँ पर भी मैंने 2 से पहले डिवाइड किया था तो 46 आ रहा था, फिर बाद में 23 आया 2 से डिवाइड अगेन करने पर। 23 क्योंकि एक प्राइम नंबर है, 23 के टेबल में कोई भी नंबर कोई 23 अपने आप में और किसी टेबल में नहीं आता, तो हम 23 1 ज़ा 23 चलाएंगे। अब ये सब जो नंबर्स आए हैं वो सब फैक्टर्स हैं, तो हम लिख सकते हैं 510 के फैक्टर्स ये वाले सब, और 92 के फैक्टर्स भी ये वाले सब। तो हमने लिख दिया। अब यहाँ पर जो मेरे पास कॉमन नंबर आ रहा है वो है 2, तो मैं लिख सकता हूँ HCF = 2। अब मैं ये फॉर्मूला जो था इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर LCM × HCF = प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, और ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आ रहे हैं मेरे। तो मेरा LCM क्या था 4692, और इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी थी भाई, इसके HCF से। HCF आ रहा है मेरा 2, और इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई भी कर रखी है 510 की मल्टीप्लाई 92 से। तो अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ LCM और HCF की, तो ये आता है 9384, और अगर 92 की मल्टीप्लाई भी 510 से करता हूँ तो ये भी 9384 आ जाएगा। सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, आई होप सो क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक नोट कर सकते हो। प्रीवियसली आप LCM को भी नोट कर सकते हो, और यहाँ पर HCF को नोट कर सकते हो इस वाली लेयर में। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके थर्ड वाले क्वेश्चन की ओर। सो स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर, और जो थर्ड पार्ट है वो हमारा थोड़ा सा कठिन तो है कह सकते हो, क्योंकि वो है 336 एंड 54। तो 336 और 54 इन दोनों का हमें क्या करना है, इन दोनों का हमें लेना है
LCM और HCF। सो मैं शुरू हो जाता हूँ। तो पहले मैं LCM ले रहा हूँ 336 और 54 का। तो दोनों के लास्ट में यहाँ पर 6 आ रहा है और यहाँ पर 54। सो 6 और 54 तो भाई 2 ही मुझे देता है। सो मैं 2 से डिवाइड कर लेता हूँ। अब 336 को डिवाइड अगर मैं 2 से करूँगा तो यहाँ पर 168 आएगा, और 54 की डिवाइड अगर मैं यहाँ पर करूँगा 2 से तो वो 27 आएगा। अब 27 आपको पता होगा कि ये 3 के टेबल में ही आता है भाई। 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। सो कुछ इस टाइप से आ सकता है मुझे 27 का। फ़िलहाल हम क्योंकि 2 स्टार्ट कर चुके हैं तो 2 को पहले चलाएंगे। अब 168 जो है वो क्योंकि लास्ट में 8 आ रहा है बच्चों, तो मैं कह सकता हूँ कि ये भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 8 ज़ा 16 और 2 4 ज़ा 8। आगे चलाते हैं, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, और ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो ये 21 नंबर आ चुका है, और यहाँ पर 27 एज इट इज़ हमने अभी तक रखते आए। अब लेकिन ये तो 21 2 के टेबल में नहीं आता, तो हम किस से डिवाइड करें भला? हम करेंगे इसको डिवाइड 3 से। तो 3 7 ज़ा 21 और 3 9 ज़ा 27। मैंने आपको बता दिया था कि 3 × 9 27 होता है। आगे 3 3 ज़ा भी 9 ही होता है, तो 3 3 ज़ा 9 हमने लिख दिया। और 3 के टेबल में 3 जो होता है वो 1 से आता है। 3 1 ज़ा 3। देन 7 हमने एज इट इज़ ही रखा अभी तक, और 7 क्योंकि अपने आप में एक प्राइम नंबर है तो 7 1 ज़ा 7 ये आ चुका है। अब हम लोग इनके जो है फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो इतने 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16 होता है, और इन 3 बार 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो वो 27 आ जाएगा। 7 अभी छोड़ दो, तो 16 × 27 × 7 अगर आप रखेंगे, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3024। तो यहाँ तक तो आपका LCM आ चुका है। अब हम चलते हैं HCF की ओर। तो पहले हम 336 का HCF निकालते हैं। तो लास्ट में 6 आ रहा है तो हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये आ गया 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और 2 8 ज़ा 16। आगे चलते हैं 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8। तो जिस तरह से यहाँ पर हमने पूरा का पूरा इसको कैलकुलेट किया था, इसी तरीके से हम लोग यहाँ HCF के इस फैक्टर में रख सकते हैं जब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रहे हों। तो इसी तरह से हमने 168 84 फिर 42, फिर 2 से डिवाइड करने पर 21, फिर इसके बाद 3 से डिवाइड करने पर 3 7 ज़ा 21 और फिर 7 1 ज़ा 7। कुछ फैक्टर्स आपने देख लिए कि सेम टू सेम आए हैं, है ना। तो इस तरह से ये एक तरह से मैचिंग होते हैं। अब इधर आ जाते हैं 54 की तरफ। तो 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14। सो 2 आ चुका है। उसके बाद 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो ये सब करने के बाद यहाँ तक हमारा ये जो है HCF भी आ चुका है। अब मैं लिख सकता हूँ कि अगर मैं 336 के फैक्टर्स लिख देता हूँ और 54 के भी फैक्टर्स लिख देता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास कॉमन नंबर आ रहा है 2 और 3। तो ये 2 और 3 इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरा 6 आ जाएगा। अब मैं ये देख रहा हूँ कि एक तो मेरे पास ये LCM आ रहा था, और इन दोनों नंबर्स का अगर मैं फैक्टर्स, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट एक तरफ रख देता हूँ, वही फॉर्मूला हम लगा रहे हैं LCM × HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो आगे करते हैं। सो अगर मैं 3024 की मल्टीप्लाई मैं 6 से करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा? तो मेरा आंसर आएगा 18144। और अगर मैं इन दोनों की भी मल्टीप्लाई करता हूँ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स की, वो भी मेरा 18144 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ तक का जो मेरा ये पूरा का पूरा वेरिफिकेशन था इस फॉर्मूले का, वो मैंने बिल्कुल ठीक किया है, और दोनों तरफ के मेरे आंसर 18144 आ रहे हैं। तो मेरा LCM भी सही हो गया और HCF भी। अब आप लोग इसको आराम से अपनी अपनी नोटबुक्स में नोट कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी से नोट कीजिए स्टूडेंट्स। हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे। जल्दी कीजिए। सो स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर, और क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमें क्या बोल रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग पहले इसके ऊपर तवज्जो दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमें फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि LCM और HCF फाइंड आउट कीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर LCM और HCF हमें निकालना तो है, लेकिन कैसे निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, है ना। बार बार माइंड में ये घूम रहा होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो LCM और HCF है, हमने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया है, ठीक है। जो मेरी जो वीडियोस बनाई हैं ये, तो उसमें भी मैंने आपको बताया कि LCM
जो है वो भी 2 मेथड से निकल सकता है और एचसीएफ भी। एलसीएम में निकल सकता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और सिंपल मेथड से, वहीं एचसीएफ भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड के थ्रू निकल सकता है। अरे कहाँ गया, ये लिखो जल्दी से एडिट में, हाँ डिवीजन और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकल सकता है। अब जो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, ज़रा उसको देख लेते हैं। अब देखो आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने सिंपल मेथड तो बता दिया जो हमने प्रीवियसली वीडियो में किया, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकलेगा एलसीएम। तो कोई बात नहीं, अभी बता देते हैं। अब देखो फर्स्ट पार्ट है हमारा 12, 15 एंड 21। मैं क्या करता हूँ, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेता हूँ। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन लेना इजी है, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। ऐसे ही 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन लेना भी बड़ा ही ईजी है। तो मैं ले लेता हूँ 3 5 15 और 5 1 5। उसके बाद 21 की बात करते हैं, तो 21 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन लेना बड़ा ही इजी है, कोई कठिन बात नहीं है। तो 3 7 21 और 7 1 7। सो इनका जो एचसीएफ आएगा वो हम क्या लेंगे, तो जल्दी से देखते हैं इनका एचसीएफ क्या आ सकता है। तो 12 के फैक्टर्स, 15 के फैक्टर्स और 21 के फैक्टर्स मैंने लिख दिए हैं, और इनका जो कॉमन है वो क्या आ रहा है देखते हैं। तो इनका जो कॉमन है वो आ रहा है 3। सो इसका जो एचसीएफ होगा वो मैं लिख दूंगा 3 आ रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इसका हम लोग एलसीएम कैसे लेंगे। सबसे पहले तो बच्चों एलसीएम लेना कोई मुश्किल नहीं है, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इन तीनों के मैंने फैक्टर्स लिख दिए हैं। सो मैं सबसे पहले इनका कॉमन नंबर देख लेता हूँ। तो जो मेरे पास कॉमन नंबर आ रहा है वो तीनों में कौन सा नंबर आ रहा है कॉमन, वो है 3। तो मैं लिख देता हूँ कि एलसीएम इक्वल्स टू 3। उसके बाद जो बाकी के नंबर्स बच गए हैं, जैसे कि सबसे पहले जो लिखा हुआ है 2 × 2, तो ये लिख देते हैं। फिर उसके बाद 5 और 7 है वो लिख देते हैं, ठीक है। तो 3 तो यहाँ तक मेरा कॉमन आ चुका है, लेकिन बाकी के नंबर जल्दी से जल्दी लिख देते हैं। तो 2 × 2 और 5 × 7 ये सब लिख देते हैं। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 2 × 2 ये रहा, 5 × 7 ये रहा, ठीक है। तो बाकी के नंबर्स हम लोग लिख देते हैं। वहाँ क्या होता है कि कॉमन नंबर हम शो करते हैं, बट यहाँ क्या करते हैं हम एक बार कॉमन लिया, फिर बाकी के जो नंबर बच गए उनको भी हम शामिल करते हैं। तो अगर मैं इन सब की मल्टीप्लाई करूँगा तो 60 आएगा, और 60 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो वो 420 आएगा। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन यहाँ तक का मेरा कंप्लीट हुआ, इसका फर्स्ट पार्ट। अब आप लोग इसको अपनी अपनी नोटबुक्स में नोट कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी से अपनी अपनी नोटबुक्स में नोट कीजिए। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं इसके सेकंड पार्ट पे, और सेकंड पार्ट है मेरे पास ये 3 नंबर्स गिवन है, वो है 17, 23 एंड 29। क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं, सो 17 का और 23 का और 29 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। अब 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन 17 1 17 होता है भाई, यहीं तक ही खत्म हो गया, क्योंकि वो अपने आप में एक प्राइम नंबर है। देखो 17, 23 और 29 तीनों आपस में खुद ही एक प्राइम नंबर्स हैं, तो ये किसी के टेबल में नहीं आते। इसका मतलब ये है कि 17 1 17 ही करके जब मैं छोड़ दूंगा तो यहीं तक ही इसका आंसर आ जाएगा। अब आ जाता हूँ मैं नेक्स्ट वाले में, वो भी 23 1 23, क्योंकि 23 × 1 23 आता है, और 23 किसी और नंबर के टेबल में नहीं आता। सो मैं आगे आ जाता हूँ 29 में। तो 29 1 29 ये भी यहीं तक ही ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग एचसीएफ ले लेते हैं इन तीनों का। अब देखो यहाँ पे कोई कॉमन नंबर नहीं आ रहा है, तो मैं अगर इधर 1 1 1 और यहाँ पर भी 1 1 1 और 1 1 1 चला दूंगा तो शायद यहाँ पर कोई डिफरेंट नहीं आएगा। इस डिफरेंट ना आने की वजह से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 1 को। तो यहाँ पर एचसीएफ आ चुका है 1। अब आ जाते हैं एलसीएम में। तो देखो सबसे पहले तो कॉमन क्या था इन तीनों में, 1 था। अब ये 17, 23 और 29 इन तीनों को लिख देते हैं हम मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन में जब मैंने लिख दिया तो कुछ ऐसे आया। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो वो आपका आंसर आता है 11339। सो यहाँ तक का आपका ये रियल नंबर का यहाँ तक का जो क्वेश्चन है ये सब कंप्लीट हुआ। अब आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में इसको नोट कर सकते हो। जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए अपनी अपनी नोटबुक्स में। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो है 8, 9 और 25। अब इन तीनों का हम प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेते हैं। तो 8 का अगर हम करते हैं तो हमें पता है 2 2 4 और 2 4 8, यानी 2 का क्यूब 8 होता है। तो मैं चला सकता हूँ 2 × 4 8,
और 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ तो इसके फैक्टर्स आ गए 2 2 2। अब आ जाते हैं 9 की ओर। तो 9 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, तो 3 3 ज़ा 9 होता है बच्चों। तो मुझे पता है कि 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 9 आता है। तो 3 3 ज़ा 9 और 3 इंटू 1 3 आता है। तो ये भी मैंने छोड़ दिया। उसके बाद 25 आ गया। अब 25 की मल्टीप्लाई करेंगे 25 5 इंटू 5 25 होता है, 5 1 ज़ा 5 आ जाता है। तो यहाँ तक का जो क्वेश्चन है वो सब कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग ले लेते हैं HCF। तो HCF जब मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम फिर दोबारा से यहाँ पर इसके फैक्टर्स में यहाँ पर 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1 और 1 1 ज़ा 1 चला दूंगा। तो यहाँ पर फैक्टर जो कॉमन फैक्टर आ गया वो 1 आ गया है। इसके बाद मैं LCM ले लेता हूँ। अब LCM में भी जो कॉमन फैक्टर है वो 1 ही था। बाकी जो नंबर्स बच गए हैं उनका क्या होगा, तो उनको हम लोग एज इट इज़ ही लिख देंगे। जैसे ये 2 2 2 ये लिख दिया, फिर उसके बाद 3 इंटू 3 ये लिख दिया और 5 इंटू 5 ये लिख दिया। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, 3 इंटू 3 9 होता है और 5 इंटू 5 25 होता है। 8 इंटू 9 होता है 72 और 72 की मल्टीप्लाई जब आप 25 से करोगे तो वो आ जाएगा 1750। तो यहाँ तक का जो क्वेश्चन है आपका कंप्लीट हुआ। देखा कितने इजी क्वेश्चंस थे। अगर यहाँ तक आपकी ये समझ में आ गया है तो इसका मतलब आपके फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन हो चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने प्रीवियसली वीडियो में बता दिया था और इस वीडियो में हमने सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आपके सामने एक्सप्लेन कर दिए। सो फाइनली बच्चों हमारी यहाँ तक की जो सेशन है आज का वो कंप्लीट हुआ। अब आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में इसको नोट कर सकते हैं। 4 में आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमें बोल क्या रहा है, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें बोल रहा है गिव दैट HCF इज ऑफ 306 657 इक्वल्स टू 9। यानी अगर हम HCF करेंगे 306 और 657 का तो वो 9 आएगा। और वो हमें फाइंड करने के लिए कह रहा है फाइंड द LCM। तो क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि हमें उसने HCF गिवन है, हमें उसका LCM निकालना है। अब बच्चों आपको मैंने प्रीवियसली भी बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जो LCM इंटू HCF किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के। यानी जिन नंबर्स का हमने LCM लिया है और जिन नंबर उन्हीं नंबर का HCF अगर उनका प्रोडक्ट करेंगे तो उनका जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो हमारा आंसर आ जाएगा। सो हम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चों मैं लिख सकता हूँ ये फॉर्मूला LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब LCM हमें यहाँ पर गिवन नहीं है बट HCF हमें गिवन है 9। सो 9 हम लिख सकते हैं और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ नंबर में 306 की मल्टीप्लाई 657 से लिखी जा सकती है। अब ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो हम डिवाइड कर लेते हैं और शुरू करते हैं काम करना। तो देखो बच्चों 9 और 306 दोनों के दोनों 3 के टेबल में आते हैं। देखो 3 + 0 + 6 मैंने इसको प्लस किया तो ये 9 बन रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि 306 9 से 3 से डिवाइड हो सकता है। तो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 0 as it is, 3 2 ज़ा 6। सो 102 आ गया। अब 102 भी 3 से डिवाइड हो सकता है, मैंने ऐड पहले से करके देख लिया। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12। लीजिए आपके पास आया है 34 मल्टीप्लाई बाय 657। अब 34 की मल्टीप्लाई आप 657 से करो। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे सो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा 22338 और ये 22338 इसका आंसर आ चुका है। अब आप ये सब नोट कर सकते हो अपनी अपनी नोटबुक्स में बिना किसी टेंशन और परेशानी के। तो जल्दी जल्दी नोट कर लो। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो स्टूडेंट्स अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें बोल क्या रहा है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो हमें एक तरह से ये गिवन है कि 6n कोई वैल्यू है जिसमें जो भी उसका आंसर आ रहा है उसके लास्ट में 0 आ रहा है। तो हमें ये जो n है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए। अब बच्चों ज़रा ध्यान से सुनो, अगर मैं 6 की पावर 1 रखता हूँ तो क्या आता है 6, 6 की पावर 2 रखता हूँ तो आता है 36, 6 की पावर 3 रखता हूँ तो आता है 216 और 6 की पावर 4 रखता हूँ तो आता है 1296। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो यूनिट नंबर है वो तो सारी 6 ही आ रही है। मतलब मैं अगर कितनी भी बार करूँगा तो लास्ट में 6 तो आना ही है। तो जैसा अगर ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 6n की पावर हमने कुछ निकाली n,
वैल्यू, तो जिसमें जो नंबर हमारा बन रहा है उसके लास्ट में ज़ीरो है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में जितने भी बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर 6 बनता जा रहा है। तो आप तो यहीं तक छोड़ सकते हैं, फिर भी मैं आपको 6 की पावर 5, 6 की पावर 6, 6 की पावर 7, 6 की पावर 8 और 6 की पावर 9 शो कर सकता हूँ इस ग्रीन कलर से। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी लास्ट में 6 ही आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या रीज़न है। तो देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था 6 6 36 होता है। अब एक छोटा सा हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब 2 1 6 की मल्टीप्लाई हम 6 से करेंगे तो 6 6 36, 3 कैरी हुआ, और 6 1 6 तो ये 9 हुआ, और 6 2 12, तो फिर दोबारा लास्ट में 6 आ गया। अब देखो चलो 1 2 9 6 को ही मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ अगर 6 से, तो 6 6 36। अब कहने वाली बात यह है 6 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करूँगा 6 से तो यूनिट नंबर मुझे वो 6 ही गिवन होगा। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं हो सकता जो 6 की पावर से आता है और उसके लास्ट में 0 आ जाए। तो हम बोल सकते हैं द वैल्यू ऑफ 6n always end with 6, hence 6 and not cannot be end with 0, hence verified। सो बच्चों, हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये बोला है कि 6 ये 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, एक तो नंबर ये है, और दूसरा नंबर है हमारे पास 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। और ये पूछ रहे हैं ये दोनों नंबर क्या कंपोजिट नंबर है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कंपोजिट नंबर क्या है। भाई नेचुरल भी पढ़ा सुना है, होल भी सुना है, इंटीजर भी सुना है, अब ये कंपोजिट कौन से नंबर आ गए। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो घबराइए मत, मैं हूँ आपको बताने के लिए। अब कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स सेम आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने प्रीवियसली 26 और 91 का HCF किया था, तो जब हमने उनका HCF किया था तो उनका कॉमन फैक्टर जो है वो 13 आ रहा था बच्चों उनका HCF में। तो ये दोनों कंपोजिट नंबर बन सकते हैं। भाई ये दोनों कंपोजिट नंबर इसलिए बोले जाएंगे क्योंकि ये दोनों 13 नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर हुई ना। तो अब हम पहला वाला नंबर ले लेते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर 13 दो जगह है। अब हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 13 को, तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ। अब बच्चों 7 इंटू 11 कितना होता है, 7 इंटू 11 होता है 77, और प्लस 1 किया तो 78, तो 13 इंटू 78 ये एक मेरे पास वैल्यू आ गई। मैं इसको आगे कर नहीं रहा हूँ जानबूझ के। अच्छा फिर भी आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि 78 जो होता है वो 13 के टेबल में आता है ना। तो यहाँ पे मैं 13 6 78 लिख सकता हूँ और छोड़ सकता हूँ कुछ देर के लिए अपने लिए। उसके बाद अब हम आ जाते हैं दूसरी वैल्यू पे, जो कि ये इतनी बड़ी वैल्यू हमें गिवन थी। अब बच्चों मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर मुझे जो है जिस तरह से मैंने ऊपर जो है 13 कॉमन लिया था, सो यहाँ पे मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पर मुझे प्लस 5 यहाँ पर भी दिख रहा है, और देखो यहाँ पर भी मुझे 5 नज़र आ रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये यहाँ पर 5 को कॉमन ले सकता हूँ। जब मैंने यहाँ पर 5 को कॉमन लिया तो अंदर वैल्यू जो बचती है वो बचती है 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। सो हम इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बच्चों आपको बताओगे 7 6 क्या होता है 42, 4 3 12 होता है, और 2 1 2 होता है। प्लस का 1 हम ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि अपना याद रहे। आगे करते हैं तो 2 इंटू 12 वो होता है 24, और 42 अपने आप ही रहेगा क्योंकि अभी हमें 42 और 24 की भी मल्टीप्लिकेशन करनी है। सो इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा 1009। और 1009 एक खुद में ही एक प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर है। देखो मैंने क्या किया था, इन सब की मल्टीप्लाई की थी तो 1008 आ रहा था, और ये प्लस 1 किया तो 1009, और 1009 एक प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर है। और मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, 5 इंटू 1009 छोड़ दिया कुछ देर के लिए। सो बच्चों मेरे पास एक तरह से दोनों नंबर्स के फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं। हमें नहीं पता वैसे पूरा नंबर ये कितना है, ना ही इसका पता, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। अगर आप इस पूरे नंबर की मल्टीप्लाई करोगे
तो आपके पास 1014 आएगा। और यहाँ नीचे वाले नंबर की मल्टीप्लाई अगर आप 5 से करोगे तो ये आएगा 5045। अब बच्चों हम लोग अगर यहाँ पे इसको मतलब पूरा मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ना रखते हुए हम इसके फैक्टर्स को रख देते हैं, तो क्या ये डिवाइड हो रहे हैं? क्या ये इनमें कोई कॉमन नंबर आ रहा है? इनमें कोई कॉमन नंबर नहीं आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं हैंस दे आर नॉट अ कंपोजिट नंबर। और यहीं तक आपका ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। सो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें बोल रहा है देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव और 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सो एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट फील्ड का, मतलब वो ऐसे गोल गोल घूम के जाते हैं। अब सोनिया ने यहाँ से पूरा का पूरा जब ये कवर करती है तो उसको 18 मिनट्स लगते हैं। वहीं हम रवि की बात करते हैं तो रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर सेम। अब रवि जो है वो 12 मिनट्स लगाता है उसी जगह पर दौड़ने पर, तो इसको पूरा राउंड को कवर करने पर इसको 12 मिनट्स लगते हैं और वहीं सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। अब ये अगर इसी तरह से दौड़ते रहे तो दौड़ते दौड़ते कितने टाइम के बाद, क्वेश्चन ने कहा है ना आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितनी देर के बाद ये दोबारा से आकर मिलेंगे। ठीक है, ये बार बार 18 मिनट्स के अंदर राउंड पूरा कर रही है और जो हमारा रवि है वो कितनी देर में 12 मिनट्स के अंदर पूरा का पूरा राउंड कवर कर रहा है। तो हमें ये बताना है कि सोनिया और रवि जब स्टार्ट एक साथ हुए थे तो वापस कितनी देर बाद वो एक साथ मिलेंगे। तो ऐसे कभी भी सिचुएशन में क्वेश्चन अगर आपका आ जाए तो ऐसे में हम लोग एलसीएम करते हैं। तो हम लिख सकते हैं दे विल मीट अगेन एट द पॉइंट एट द स्टार्टिंग पॉइंट इन, तो हम इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 लिख देंगे। सो 18 और 12 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 2 9 18 और 2 6 12 होता है। अब ये 6 भी 2 के टेबल में आ रहा है तो 2 3 6। अब यहाँ पर 9 था तो 9 तो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता तो मैंने लिख दिया। आगे करता हूँ मैं तो 3 3 9 3 1 3 देन 3 1 3। तो मैंने ये देखा कि यहाँ पर ये जो फैक्टर्स आए हैं अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूँ तो ये 2 2 4 और ये 3 3 9 और उसके बाद मैं आगे करूँ तो 4 9 36 होता है बच्चों। तो 36 आ चुका है तो इसका मतलब तो ये है दया कि ये नंबर्स आगे मतलब ये वापस जब दोबारा से मिलेंगे तो इनको 36 मिनट्स लगेंगे। तो मैं लिख सकता हूँ दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। तो यहाँ तक की ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। एक होते हैं रेशनल नंबर, दूसरे होते हैं इर्रेशनल नंबर। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है जस्ट लाइक वो कहता है प्रूव रूट 2 इज़ अ इर्रेशनल नंबर। अब आपको ये बताना है कि रूट 2 जो है वो इर्रेशनल है या नहीं, तो हमें ये प्रूव करना होता है कि ये इर्रेशनल है या नहीं। ठीक है, तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। अब बच्चों अगर ये इर्रेशनल नहीं है तो हो सकता है ये रेशनल हो, तो हम लोग इसको एज अ कंसिडर कर लेते हैं कि ये रेशनल है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्यों करेंगे हम लोग। ठीक है, तो मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, तो कहानी सुनो। अब इन केस एक बार क्या हुआ कि मैं जा रहा था तो बहुत सारे लोग एक बंदे को, एक पर्सन को बोल रहे थे कि ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है। लेकिन मैं उस बंदे को जानता था, उस पर्सन को जानता था कि वो ईमानदार है, वो ऐसा नहीं है, होनेस्ट है अच्छे से। तो मैंने उन लोगों से कहा कि अगर ये चोर है, अगर मान लो ये चोर है, मैंने उन लोगों को समझाया कि ये चोर नहीं है, तो वो लोग नहीं माने। तो मैंने कहा कि अगर मान लो ये चोर है, मान लो अगर मान लिया कि ये चोर है, आप लोग कह रहे हो कि मान लिया ये चोर है, तो मुझे एक बात बताओ कि ना तो इसके घर पे जो चोरी का सामान जो इसने चोरी किया है वो नहीं है, दूसरी चीज़ कि जिस वक्त चोरी हुई उस वक्त ये घर पर नहीं था, ये शहर से बाहर था। ठीक है, तो वो अपना प्रूफ दिखाएगा कि देखो जी मेरे पास रेलवे का टिकट है, मेरे पास आने जाने का टिकट है, मैं जहाँ गया था मैंने वहाँ पर बिल्स वगैरह दिए थे, मेरे पास उसका टिकट है, उसका सब बिल वगैरह सब कुछ है। तो मैं जब शहर में था ही नहीं, तो आप कैसे बोल सकते हो कि मैं चोर हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कहा क्या था कि मान लीजिए
अगर ये चोर है, अगर आपके बोल देने से मान भी लेते हैं कि ये चोर है, लेकिन इन सारी बातों से ये प्रूफ होता है कि ये चोर नहीं है, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम लोग अगर मान भी लेते हैं कि √2 एक रेशनल नंबर है, तो ये किसी ना किसी रेशनल नंबर्स के इक्वल होगा, तो हम लोग कह देते हैं कि √2 a/b के इक्वल है। अब आप सोच रहे होंगे, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और लिख देते हैं हम लोग लिख देते हैं कि a एंड b आर को प्राइम नंबर्स एंड इंटीजर्स। अब को प्राइम नंबर्स किन नंबर्स को बोलते हैं, अब ये भी आपके माइंड में आ रही होगी बात। देखो मैं आपको इतनी बात बता देता हूँ, जब भी हम लोग एक प्रॉपर फ्रैक्शन लिखते हैं एक सही तरीके वाला, तो हम लोग कुछ इस तरीके के नंबर लिखते हैं जो आपस में कट ना हो सकते हैं, कटिंग नहीं हो सकते। जैसे मोस्टली हम लोग लिखते हैं 3/2, 4/3, 1/2, 2/5, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो आपस में कटिंग नहीं हो सकते। इन केस अगर मैं यहाँ पर 4/6 लिखता हूँ तो वो आपस में डिडक्ट हो सकते हैं, कट हो सकते हैं। तो ये 4/6 जो है वो 2/3 बन सकता है। तो इस तरह के नंबर्स आपस में कट हो सकते हैं। तो 4 और 6 को हम को प्राइम नहीं मानेंगे, लेकिन 2 और 3 को हम को प्राइम मान सकते हैं। इसी तरह 1/5 अगर हमने लिखा है या 2/5 लिखा है, तो 2/5 का मतलब ये है कि 2 और 5 को प्राइम नंबर है, ये आपस में डिडक्ट नहीं हो सकते और ये एक साथ किसी एक टेबल्स में नहीं आते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इन नंबर्स को प्राइम मानते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा था कि √2 को हम a/b के इक्वल मान लेते हैं। तो b अगर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा b√2। अब बच्चों हम अगर इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूं मैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद एक तरफ मेरा आ चुका है 2b² और इधर आ चुका है मेरा इक्वल्स टू a²। अब बच्चों अब ज़रा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, वो है थ्योरम 1.2। जिन बच्चों के पास 2023 से पहले की बुक्स हैं, उनकी बुक्स में ये थ्योरम 1.3 लिखा हुआ है, बट जो नई बुक्स हैं, जो न्यू बुक्स हैं, उन बुक्स में ये थ्योरम 1.2 है, ठीक है। तो 1.2 थ्योरम हमें बोल क्या रही है, लेट p बी अ प्राइम नंबर if p divides a square then p divides a where a is a positive integer। मतलब क्या है, मतलब ये है कि p अगर कोई प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर आप लोगों को पता होगा जो किसी भी टेबल में नहीं आते, सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। और कुछ जो प्राइम नंबर्स हैं वो जस्ट 2, 3, 5, 7, 11, 13, 23 और फिर उसके बाद आता है 29, 31, 37, ये सब प्राइम नंबर्स हैं, ये किसी और टेबल में नहीं आते। तो इस तरह के नंबर्स अगर किसी एक ऐसे नंबर को डिवाइड करते हैं जो कि स्क्वायर हो, ठीक है, जो कि स्क्वायर हो, तो वो उस सिंगल नंबर को भी डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए 36 को 2 डिवाइड कर सकता है। 2 एक प्राइम नंबर है और 36 6 का स्क्वायर होता है। तो 36 को अगर 2 डिवाइड कर सकता है तो 6 को भी 2 डिवाइड कर सकता है। इसी तरह से मैं और भी नंबर्स ले सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि सर अगर 36 को 3 डिवाइड कर सकता है तो 6 को भी 3 डिवाइड कर सकता है। और भी प्राइम नंबर्स हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 81 लिख देता हूँ जो कि 9 का स्क्वायर होता है। तो 81 को मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ जो कि 27 आ जाएगा, और 9 को भी 3 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो इसी तरह से ये प्राइम नंबर्स एक दूसरे के स्क्वायर और उसके सिंगल नंबर को भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को क्लियर हो गया तो हम बढ़ जाते हैं आगे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2 वी कैन एज्यूम दैट 2 कैन डिवाइड a स्क्वायर, देयरफॉर 2 कैन ऑल्सो डिवाइड a। तो अगर 2 डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को तो 2 डिवाइड कर सकता है a को। अब बच्चों दोबारा से उसी एग्जांपल पे आ जाता हूँ मैं कि मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, पहले तो लिख दूँगा a इक्वल्स टू 2c। अब आप सोच रहे होंगे ये c का क्या मतलब है, तो c मैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकता हूँ कि c एक यहाँ पर कोई इंटीजर नंबर है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये आपने किस बेस पे लिख दिया 2c। देखो यहाँ पर मैंने क्या आपको शो किया था कि 36 को 2 डिवाइड कर सकता है। अब 36 जो है 2 के टेबल में 18 से आता है ना, और यहाँ पर जो 6 है उसको हमने डिवाइड किया था 2 से, तो वो 3 से आता है। तो दोनों में आप ज़रा फ़र्क देखो, दोनों में 2 आपको नज़र आ रहा है,
करेक्ट है, 2 नज़र आ रहा है आपको, है ना। और यहाँ पर अगर हम 18 की प्लेस पे बी स्क्वायर मान लें और यहाँ पर जो 3 है उसकी प्लेस पे सी मान लें, मतलब अगर यहाँ पर हमने 18 जैसे बी स्क्वायर मान लिया तो हो सकता है यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा नंबर तो रखना पड़ेगा ना, ये कोई ना कोई ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी ना जिसको हम, मतलब ये दोनों अलग अलग हैं तो बी स्क्वायर अलग है, सी भी अलग है, तो हम लोगों को यहाँ पर कोई ना कोई तो नंबर रखना पड़ेगा। और हम लोगों को देखो यहाँ पर अभी तक सही से ए की वैल्यू भी नहीं पता। मैंने तो आपको 36 और 6 सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि आपको अच्छे से समझा दूँ, इसलिए ये चीज़ बता दी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2c रख दिया हमने, तो हमें नहीं पता कि c की वैल्यू क्या है, ठीक है। c की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, जैसे यहाँ पर b की वैल्यू नहीं मालूम है, ऐसे c की वैल्यू भी नहीं मालूम है, तो हमने रख दिया बस अपनी साइड से। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अगर 2 फैक्टर है ए स्क्वायर का तो 2 फैक्टर है ए का भी। तो दोनों बातें आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। हम लोग ये बोल सकते हैं, अगर हम यहाँ पर भी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2c का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर इक्वल्स टू हो सकता है 4c का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, वो थी बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, मतलब तो 2b स्क्वायर अगर मैं यहाँ पर ए की प्लेस पे रख देता हूँ तो ये आ जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। तो 2 को अगर मैं यहाँ से यहाँ तक डिडक्ट कर दूँ, ये डिडक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर भी मेरे पास आ चुका है b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। अब मैं ये देख रहा हूँ कि b स्क्वायर के फैक्टर में अगर 5 डिवाइड कर सकता है b स्क्वायर को, तो 5 डिवाइड कर सकता है b को भी, क्यों, वही है ना। तो मैं कह सकता हूँ देयरफॉर अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2 2 डिवाइड b स्क्वायर एज वेल एज 2 डिवाइड्स b। तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ तक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं a और b को डिवाइड करता हूँ तो वो मेरा 2 आएगा, है ना। लेकिन ये नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि हमने a और b को हमने को प्राइम नंबर्स माना था। तो हम लोग ये कह सकते हैं विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज वी एज्यूम a एंड b आर को प्राइम नंबर। तो ये चीज़ कह देना कि √2 हमारा रेशनल नंबर है, ये एजप्शन हमारा रॉन्ग था। तो इसका मतलब ये है कि √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर बोल देने का मतलब ये है कि हमारा जो हमें जो प्रूफ करना था कि √2 इरेशनल है या नहीं, तो हमने वो प्रूफ कर दिया कि √2 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि हमने a और b को हमने इरेशनल माना था। बोला था कि a और b एक को प्राइम नंबर हैं जो आपस में कटिंग नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पर कटिंग होने के बाद यहाँ पर 2 कैसे आ रहा है, ये एक बड़ी चिंता का विषय है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि 2 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि जो हमने पहले एजप्शन लिया था वो यहाँ पर गलत निकल रहा है। जैसे मैंने बोला था कि अगर मान लो ये चोर है, लेकिन इसके पास जब चोरी हुई तो ये यहाँ इस शहर में नहीं था, दूसरे शहर में था। दूसरा सबूत ये था कि ये यहाँ पर ये इसके पास जो है जहाँ पर ये गया था वहाँ के इसके पास बिल्स या फिर होटल्स के बिल्स या अलग अलग रेस्टोरेंट वगैरह के बिल्स वगैरह हैं जहाँ पर ये घूमने गया हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि ये चोर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को ये सब प्रूफ करना है। आई होप सो आपको ये √2 इरेशनल नंबर है कि नहीं ये सब आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अब आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में इसको नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर, और एक्सरसाइज 1.2 में यही सब कुछ है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग आ चुके हैं क्लास 10th NCERT मैथ्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। और क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है तो वो देख लेते हैं। क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि प्रूव दैट √5 इज़ आ इरेशनल नंबर। तो हम √5 को कैसे प्रूव करेंगे? अगर आपने प्रीवियसली जो सेशन था प्रीवियस, अभी मैंने बहुत कुछ आपको 10 मिनट्स तक के कुछ एक्सप्लेन किया, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको यहाँ तक का जो क्वेश्चन है वो समझ में आ जाएगा। कहने वाली बात यह है कि यहाँ पर √5 हम लोग पहले इसको रेशनल मान लेते हैं। अगर √5 रेशनल नंबर है तो हम लोग √5 को a/b के इक्वल रख सकते हैं। अब √5
ए और ए अपॉन बी के इक्वल तो आ गया है, लेकिन यहाँ पर हमने ए और बी को कोप्राइम माना है, क्योंकि जो रेशनल नंबर होते हैं वो आपस में डिवाइड नहीं हो सकते, मतलब उनको कोप्राइम ही रखा जाता है। जैसे 2/3, 5/6, 3/4, तो ये आपस में डिडक्ट नहीं होते, तो ये कोप्राइम माना जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस b को यहाँ पर अगर ये डिवाइड हो रहा है तो दूसरी प्लेस पर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई होने के बाद हम लोग कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड होने के बाद इधर आ जाएगा मेरा b² 5 और इधर आ जाएगा a²। तो मैं लिख दूंगा देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 1.2 5 डिवाइडेड a² एज वेल एज 5 डिवाइडेड a ऑल्सो। तो मतलब ये है कि अगर 5a² को डिवाइड कर सकता है तो 5a को भी डिवाइड कर सकता है। तो मैं लिख दूंगा a = 5c। अब दोबारा हम लोग जो हैं तो यहाँ पर ये भी लिख देना कि c इज़ एनी इंटीजर, कोई इंटीजर है c। तो आगे लिखते हैं, तो मैं दोबारा से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेता हूँ। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद यहाँ आया a² = 25c²। अब a² यहाँ पर जो प्लेस थी, यहाँ पर हमारे सामने आ रहा था कि a² जो है b² 5 के इक्वल है, लेकिन यहाँ पर जो है वो हमारे पास अगर a² जो है वो 5b के इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ 5b² इसकी प्लेस पर। तो 5 से 25 डिवाइड हो गया, 5 1 5 5 25, तो b² की वैल्यू आ गई 5c²। तो अगर यहाँ तक का आपको समझ में आ गया है तो मैं लिख सकता हूँ कि अगर थ्योरम 1.2 के तहत 5 अगर b² को डिवाइड कर सकता है तो 5b को भी डिवाइड कर सकता है, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि जो हमने एजप्शन लिया था कि a और b को प्राइम नंबर्स हैं, वो चीज़ यहाँ पर लागू होते हुए नहीं दिख रही है। तो मतलब तो ये हो गया ना कि अगर आप a और b को डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, तो ये तो चीज़ नहीं क्लियर हो सकती। भाई a के फैक्टर्स में भी 5 आ रहा है और b के फैक्टर्स में भी 5 आ रहा है, तो ये चीज़ तो प्रूफ बिल्कुल भी नहीं हो सकती, ये चीज़ नहीं इक्वल हो सकती। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि हमने जो रूट 5 को रेशनल कंसिडर किया था वो हमारा कॉन्ट्राडिक्ट हो चुका है, मतलब कॉन्ट्राडिक्टली वो हम लोगों ने गलत एज्यूम किया था। तो हम लोग बोल सकते हैं कि रूट 5 हमारा इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको क्वेश्चन ये क्लियर हो चुका है तो आई होप सो अब आप लोग ये सारा का सारा जो क्वेश्चन है, मटेरियल है, वो सब आप लोग लिख सकते हैं। तो अपनी अपनी नोटबुक्स में जल्दी जल्दी लिखिए, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, हम लोग अब आ चुके हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पर। और क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है ज़रा देख लेते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास गिवन है कि प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज़ आ इर्रेशनल नंबर। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमने रूट 5 जो है वो हमें पता है कि ये एक इर्रेशनल नंबर होता है, रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर है ना। और जो अगर हम इसके साथ 2 की मल्टीप्लाई और 3 को प्लस करते हैं तो क्या ये एक रेशनल नंबर बन जाएगा, ये ऐसे हमसे पूछ रहे हैं। सो मैंने एज्यूम कर लिया कि सर अगर ये इर्रेशनल नहीं है तो हो सकता है रेशनल हो। अगर मान लेते हैं ये रेशनल नंबर है, लेट अस अज्यूम 3 + 2 रूट 5 इज़ अ रेशनल नंबर, तो ये a/b कोई ना कोई a/b के इक्वल होगा, जो कि a/b कोई को प्राइम्स या इंटीजर्स नंबर होंगे। अब ये 3 यहाँ प्लस का है तो दूसरी तरफ जाकर मैं माइनस का बना सकता हूँ, और 2 यहाँ पर रूट 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आकर डिवाइड हो सकता है। तो मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि देखो हमने रूट 5 तो एक इरेशनल नंबर है, और इधर मैं देख रहा हूँ कि a और b जिन्हें मैंने को प्राइम माना था और रेशनल नंबर माना था, वो मुझे अगर मैं उसमें कुछ प्लस माइनस करता हूँ तो वो मुझे रेशनल नंबर ही दिख रहा है। मतलब हाफ ब्रैकेट a/b - 3, ये पूरा का पूरा नंबर यहाँ पर रेशनल नंबर मुझे दिख रहा है, जो कि नहीं हो सकता। अगर क्योंकि ये तो मुझे अगर रेशनल नंबर नज़र आ रहा है तो इक्वल टू की वजह से दूसरा नंबर भी रेशनल नंबर ही माना जाएगा, लेकिन रूट 5 तो अपने अपने एक इर्रेशनल नंबर है, वो एक रेशनल नंबर नहीं है, तो वो इर्रेशनल नंबर माना जाएगा। तो ये कह देना कि हमारा जो एजप्शन था तो वो हमारा गलत हो चुका है। जो हमने कॉन्ट्राडिक्ट किया था कि जो नंबर है हमारा वो रेशनल नंबर है, तो ये हमारा एजप्शन बिल्कुल गलत था। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि 3 + 2 रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर है। तो यहीं तक का ये जो आंसर है आपका सॉल्व हो चुका है। आप लोग इसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो, जल्दी जल्दी नोट कीजिए।
सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, और क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो हमें बोल रहा है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर, मतलब ये तीनों में से हमें बताना है कि ये इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूव करके बताना है। अब जो फर्स्ट पार्ट है मेरा वो है 1/√2। तो अगर मैं 1/√2 को रेशनल नंबर मान लेता हूँ, ठीक है, तो देख रहे हो आप वही सब हो रहा है बार बार। तो 1/√2 किसके इक्वल होगा बच्चों? वो a/b के इक्वल होगा। और a/e भी कौन से नंबर हैं? कोई को प्राइम या इंटीजर्स नंबर हैं। और हम लोग क्या करेंगे, 1/√2 अगर मैं इसको सही बनाना चाहूँगा तो मैं इसको रेसिप्रोकल कर सकता हूँ। तो इधर आ जाएगा √2/1, जिसकी वजह से ये लोग भी रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो ये भी b/a आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि जो इक्वल टू के इधर हम कुछ टच करते हैं तो दूसरी तरफ भी उसका डायरेक्टली हमें दिखता है। तो अब मैं बोल सकता हूँ, अच्छा √2/1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √2 लिख सकता हूँ। अब मैं ये देख रहा हूँ कि √2 b/a तो मेरा आ चुका है, और मैं ये चीज़ महसूस कर रहा हूँ कि a/b अगर उसका रेसिप्रोकल भी कर दिया जाए तब भी b/a अगर वो हो जाए, मतलब a/b एक रेशनल नंबर था, तो अगर मैं उसका रेसिप्रोकल कर देता हूँ तब भी वो रेशनल नंबर ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन √2 एक इरेशनल नंबर है, तो ये कह देना कि b/a एक रेशनल नंबर है, लेकिन वो √2 के इक्वल आ रहा है जो कि एक इरेशनल नंबर है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कॉन्ट्राडिक्टली हम लोगों ने जो एजप्शन की थी वो इनकरेक्ट थी, और क्योंकि हमने ये रॉन्ग एजप्शन ली है इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि 1/√2 एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ तक आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। जल्दी जल्दी से आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में नोट करिए। हम लोग बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। सो अब आ जाते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की ओर। अब जो सेकंड पार्ट है वो हमें गिवन है 7√5। सो पहले तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज़ अ रेशनल नंबर। इसको हमने रेशनल नंबर मान लिया है, जैसे प्रीवियसली सारे के सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। सो 7√5 अगर हमने रेशनल नंबर इसको लेट कर लिया है, माना है, तो ये किसी भी a/b नंबर्स के इक्वल होगा जो कि कोप्राइम नंबर्स हैं। अब ये जो 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो सकता है, और डिवाइड होने के बाद हमारे पास √5 की वैल्यू a/7b आ जाएगी। अब देखो बच्चों, हम लोगों ने a और b को एज्यूम किया था कोप्राइम नंबर, और जो कि हमारा अगर हमने 7 की मल्टीप्लाई भी कर दी है यहाँ पर तो वो हमारा रेशनल नंबर ही रहेगा। मतलब ये रेशनल नंबर था तो अभी भी रेशनल नंबर ही रहेगा अगर हमने कुछ मल्टीप्लाई प्लस माइनस कर दिया फिर भी। लेकिन अगर देखा जाए LHS की ओर, तो LHS में हमारा √5 आ रहा है। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो √5 भी रेशनल नंबर होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो हम लिख देंगे बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्टली द फैक्ट दैट द √5 इज इरेशनल, क्योंकि √5 जो है वो रेशनल नंबर नहीं, ये एक इरेशनल नंबर है। तो ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि दिस इज बिकॉज वी टेकन द रॉन्ग एजप्शन। हमने यहाँ पर गलत एज्यूम किया था कि 7√5 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कह देंगे कि 7√5 एक इरेशनल नंबर है। सो हमारा ये जो आंसर है ये कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, अपनी अपनी नोटबुक्स में नोट कीजिए। पेन कॉपी लीजिए, नोटबुक्स लीजिए, अपनी पेन लीजिए, पेंसिल लीजिए, इरेजर शार्पनर जो भी आपके पास है अवेलेबल वो सब लीजिए मटेरियल। स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, आपको नोट करना है अपनी नोटबुक में। ठीक है, नोटबुक में नोट कीजिए तभी आपका काम चलेगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख ली है इसका मतलब अब आप थर्ड पार्ट में आ चुके हैं, और थर्ड पार्ट है हमारा 6 + √2। अब 6 + √2 को हमें इरेशनल नंबर साबित करना है। तो पहले तो हम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही हम लोग इसको एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस एज्यूम दैट 6 + √5 इज़ अ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो इधर अगर 6 प्लस का है तो दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। तो a और b को तो हमने को प्राइम नंबर माना था, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आए हम लोग। तो a एंड b अगर को प्राइम नंबर हैं और a/b -6 भी को एक मतलब वो एक रेशनल नंबर ही होगा, क्योंकि a/b रेशनल नंबर को प्राइम्स हो गए तो ये भी एक रेशनल नंबर ही होगा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर इधर वाला RHS आपका रेशनल है तो LHS भी आपका रेशनल नंबर होना चाहिए, बट ऐसा कॉन्ट्राडिक्टली नहीं हो सकता, क्योंकि √2 देखा जाए तो एक इरेशनल नंबर है। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने एजप्शन गलत लिया कि 6 + √2 एक रेशनल है नंबर है।
तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 6 + √2 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि हमने एजप्शन अपनी गलत मेंशन की थी। तो आई होप सो यहाँ तक का भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका होगा, आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, और आप लोग जल्दी जल्दी इसको अपनी नोटबुक्स में नोट कर सकते हैं बगैर किसी देरी परेशानी के। जल्दी जल्दी नोट कीजिए, टेंशन मत लेना, जल्दी मत करना, आराम से नोट कीजिए, लेकिन थोड़ा सा जल्दी, ठीक है। वीडियो भी तो पूरी करनी है, तो जल्दी कीजिए।